हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्जेक्ट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 30 दिसंबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और उस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लासेस हिंदू पीडीएफ, वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज जो फ्रंट पेज पर है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट बॉक्स में जो ये आर्टिकल्स दिए गए हैं इनको कवर कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, शाहरुख खान की मूवी आने वाली है पठान। तो उसको लेकर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसके गाने में कुछ चेंज किया गया जाए, क्योंकि जो अभी इसका गाना रिलीज हुआ था उसके अंदर क्या देखने को मिला था, जो दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हैं उन्होंने एक ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ है, ऑरेंज कलर का कपड़े पहने हुए हैं। वो सेफ्रॉन कलर के देखने को मिल रहे हैं, जो कि हिंदूज रिलीजन में उनको क्या कर रहे हैं, उनको हेट्रेड कर रहे हैं। मतलब वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि उस गाने में और फिल्म में क्या की जाए, थोड़े से चेंज किए जाए। मेकर्स से ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया की अपील है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो चलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टेचुरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसका काम बेसिकली है रेगुलेट करना द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजन ऑफ एन सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। तो इसका बेसिकली काम है रेगुलेट करना, फिल्म्स को पास करना, फिल्म के प्रोविजंस को देखना अंडर द एक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एन सिनेमेटोग्राफीज एक्ट 1952 के अंदर ये काम करता है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की बात करें तो ये एक स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस देता है कमर्शियल फिल्म जो बननी है इंडिया के अंदर, जो पब्लिक वेन्यूज पे देखी जाएंगी। फिल्म स्क्रीन इन सिनेमाज एंड ऑन टेलीविजन में ओनली बी पब्लिकली एग्जिबिट इन इंडिया आफ्टर सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड एंड एडिट। तो फिल्म को स्क्रीन भी किया जा सकता है सिनेमा में और टेलीविजन पर जब भी लाया जा सकता है पब्लिकली, जब वो इंडिया के अंदर उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए किससे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया से, और उसकी एडिटिंग थोड़ी बहुत हो जाए। सर्टिफिकेट्स और गाइडलाइंस की बात करें तो फिल्म सर्टिफिकेट कैटेगरी है अगर बात करें तो बोर्ड करंटली इशू फोर सर्टिफिकेट्स। तो बोर्ड क्या करता है इस टाइम पे, फोर सर्टिफिकेट्स को इशू करता है, जिसमें है टू यू अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशंस विद फैमिलीज फ्रेंड मूवीज। तो वो यू एक कैटेगरी देता है मूवी को जिसके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन होता है, जिसे हम फैमिली फ्रेंड मूवी बोलते हैं, जिसे हम फैमिली फ्रेंड के साथ देख सकते हैं। एक ए कैटेगरी देता है जिसके अंदर एडल्ट ऑडियंस को इससे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बट एनी काइंड ऑफ न्यूडिटी नॉट अलाउड, उसके अंदर कोई भी न्यूडिटी अलाउड नहीं होती। टू मोर वर एडिट इन जून, दो को और ऐड किया गया था जून में। यूए अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन विद पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रंस अंडर 12 एंड एस को इंट्रोड्यूस किया गया कैटेगरी को। उसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज ऑडियंस, तो कुछ ऑडियंस को स्पेशली रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, सच एज जैसे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। बोर्ड में रिफ्यूज टू सर्टिफाइड ए फिल्म। एडिशनली यूवीए VUA VA are used for video relates releases with UUA and A carrying the same meaning as above। तो वीडियो जब तक इंडिया में नहीं चलेगी, जब तक स्क्रीन पर नहीं आएगी, जब तक कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया से क्या ना हो सके, वो पास ना हो सके। तो इस आर्टिकल में मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया। अब एक ही शॉर्ट न्यूज में, शॉर्ट बॉक्स में एक और आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या हुआ है, जो अभी ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर हैं, लीजेंड वो फुटबॉल प्लेयर देखने को मिलेंगे आपको ब्राजील के, पेले। उनका क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। ये बड़ी दुख न्यूज देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, पर्सनैलिटी है क्योंकि इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले की बात करें तो ये एडसन एरेनेट्स दो नेसिमिटोस एक ब्राजीलियन पुर्तगीज प्लेयर हैं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई है अभी 29 दिसंबर 2022 में हुई है। वो जाने जाते थे पहले पुर्तगीज प्रोनाउंसिएशन पीई से, एक ब्राजीलियन प्रोफेशनल फुटबॉल है जिन्होंने बहुत सारे गेम खेले हैं। वो प्लेड एज फॉरवर्ड, वो कैसे खेलते थे,
फॉरवर्ड खेलते थे फुटबॉल के मैदान में, रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। इनकी अगर बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर देखने को मिलेंगे ऑल टाइम के। और इन्हें लेबल दिया जाता है ग्रेटेस्ट, फीफा के द्वारा इन्हें क्या लेबल दिया जाता है, ग्रेटेस्ट। इट ही वाज अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की बात करें तो एक ये मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर स्पोर्ट्स फिगर देखने को मिलेंगे। 1999 में उनको उनका नाम आया था एथलीट्स ऑफ द सेंचुरी बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिनको इंक्लूड किया गया था टाइम लिस्ट में ऑफ 100 मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी। 2000 की बात करें तो पहले वाज वोटेड वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड वन वाज वन ऑफ द टू जॉइंट विनर थे फीफा प्लेयर्स ऑफ द सेंचुरी के। हिज 1279 goals in 1369 63 games, which includes friendlies, is recognized as a Guinness World Record। मतलब इतने ज्यादा इनके गोल देखने को मिलेंगे जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आए हैं। पहले ने जो खेलना शुरू किया था वो शुरू किया था सैंटोस से एट द एज ऑफ 15, और ब्राजील नेशनल टीम से 16 में। ड्यूरिंग इस इंटरनेशनल कैरियर की बात करें तो इन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप को जीता है, 1958, 1962 एंड 1970 के। ये एक ओनली प्लेयर है जिन्होंने ऐसा कहा है करा है पूरे वर्ल्ड में। ही वाज निकनेम, उनको निकनेम से बोला जाता था ओरियो, ओरिया, तो उनका जो निकनेम था वो द किंग था। फॉलोइंग द 1958 टूर्नामेंट के बाद ये इनको मिला था। पहले एक जॉइंट टॉप गोल स्कोरर देखने को मिलेंगे फॉर ब्राजील के लिए विद 77 गोल्स उन्होंने करे हैं 92 गेम्स में। एट द क्लब लेवल की बात करें तो ही वाज सेंटोस, वो सेंटोस में रहे हैं ज्यादातर। ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर रहे हैं जिसमें उन्होंने 643 गोल किए हैं 659 गेम्स में। एक गोल्डन ईरा रहा है सेंटोस के लिए, उनको जब इंक्लूड किया गया था 1962 से 1963 में। और अगर बात करें 1962-63 की तो इन्होंने इंटरनेशनल कप्स की लिबर्टेडोस में भी लिया है पार्ट। क्रेडिट विद एन कनेक्टिंग द फ्रेज इन ए ब्यूटीफुल गेम बोला गया है विद फुटबॉल पैलेस इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर, इन्हें इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर भी बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी की तरह, क्योंकि ये जब इनके हाथ में बॉल आ जाती थी तो ये, जब इनके पाँव में बॉल आ जाती थी तो ये बॉल नहीं छोड़ते थे। एंड पेंचेंट फॉर स्पेक्टिकुलर्स गोल्स। तो अब इनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं मेन आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हमें एक तो ईवीएम के बारे में पढ़ना है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली इशू क्या है, तो इशू है अभी क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है रिमोट ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इंडिया के अंदर, वो क्या कर सकती हैं, वो माइग्रेंट्स वोट्स जो आउटसाइड स्टेट देखने को मिलेंगे, मतलब आउटसाइड स्टेट जो माइग्रेंट्स देखने को मिलेंगे उनके लिए तैयार है कि वो उनको वोट करा सकें। तो इलेक्शन कमीशन on Thursday and include announced the development of an prototype of an multi-constituency remote electronic voting machines। तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप्स एक नमूना सा निकाला है जिससे जो रिमोट एरियाज हैं उनके अंदर ईवीएम भी चल सके, वहाँ के माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं वो वोट कर सके। मशीन इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो इनेबल करेगी रिमोट वोटिंग बाय माइग्रेंट्स वोटर्स के द्वारा। तो बेसिकली आरवीएम होती क्या है, ये एक मशीन है जो अलाउ करती है माइग्रेंट्स वोट्स को जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टू वोट फ्रॉम द करंट रेजिडेंस। मतलब जो किसी काम की वजह से स्टेट से बाहर है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस स्टेट के अंदर वो रह रहे हैं उस स्टेट के अंदर ही वोट कर सकते हैं, जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर ही रहकर वो वोट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, आरवीएम मतलब रिमोट वोटिंग मशीन। तो इस आर्टिकल में हमें दो कंसेप्ट पढ़ने, एक तो ईवीएम और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए पहले ईवीएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईवीएम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका मतलब है इलेक्शंस को कंडक्ट करे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। इंडिया के अंदर सिस्टम को डेवलप किया गया था और टेस्ट किया गया था स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 1990s में। मतलब ये इतना पुराना सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन इलेक्शंस में 1998 के और 2021 के।
2001 के इन फेज मैनर के अंदर इसको उस टाइम पे ट्रायल के अंदर लाया गया था। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया की, तो इसको पेपर बैलेट और मैनुअल काउंटिंग के द्वारा यूज किया जाता है। पेपर बैलेट्स मेथड वाइडली इसको क्रिटिसाइज ज्यादा मिला है बिकॉज उसके अंदर फ्रॉडलेंट वोटिंग और बूथ कैप्चर देखने को मिला है। जो बैलेट पेपर होता है where party loyalists captured booths and stuffed from with pre-filled fake ballots। मतलब वहाँ ऐसा देखने को मिला है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि बूथ के अंदर पार्टीज क्या करती हैं, प्री फिल्ड फेक बैलेट्स पेपर ला देती हैं। प्रिंटेड पेपर बैलेट्स वर ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव। जो प्रिंटेड पेपर बैलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे। इनके अंदर पोस्ट वोटिंग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, सब्सटेंशियल ये जरूरत है। काउंट हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बैलेट्स को काउंट करते हैं, जिसके अंदर ईवीएम का फीचर सच एज इलेक्ट्रॉनिकल देखने को मिलता है, लिमिटिंग द रेट ऑफ कास्टिंग वोट टू 5 पर मिनट्स। A security lock clause features in electronic database of an voting signatures and thumb impression देखने को मिलेगा। मतलब आप थंब लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगी, वोट आपकी उस पार्टी को चली जाएगी जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं वोट। इन रिसेंट इलेक्शन में वेरियस अपोजिशन पार्टी ने इसको फॉल्टी बताया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मशीन्स को, क्योंकि इसका आफ्टर दे फेल टू डिफीट द इनकम्बेंट, क्योंकि वो हार गए थे इसकी वजह से उन्होंने क्या करा, ईवीएम को क्रिटिसाइज किया। आफ्टर रूलिंग ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 में डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को कि वो इंक्लूड करें पेपर ट्रायल एज वेल एज टू हेल्प कंफर्म द रिलायबल ऑपरेशंस ऑफ ईवीएम्स। ईवीएम्स के ऑपरेशंस को वो रिलायबल करे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2011 का। इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया ईवीएम्स को विद वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल से, जो 2012-13 में यूज किया गया था। सिस्टम को ट्रायल किया गया एक पायलट बेसिस ऑन द 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन के अंदर ईवीएम्स एंड अकम्पनिंग वोटिंग्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के द्वारा। फिर क्या हुआ कि एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ वीवीपीएटी को वेरीफाइड किया गया और 9 अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो यूज करे वीवीपैट पेपर ट्रायल सिस्टम को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बट उसको 2% ही वेरिफिकेशन मिला था। 5 पोलिंग स्टेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको यूज किया गया था। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशन पे इसका यूज होगा। बिफोर सर्टिफाइंग द फाइनल रिजल्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एक्टेड अंडर दिस ऑर्डर एंड डिप्लॉयड वीवीपीएटी वेरिफिकेशन फॉर 20,625 ईवीएम्स इन 2019 इंडियन जनरल इलेक्शंस। मतलब इतनी ज्यादा ईवीएम का यूज देखने को मिला। लेकिन अपोजिशन पार्टी हमेशा ही इसको क्रिटिसाइज करती है कि ये सही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेगी तो इसके अंदर कुछ साइबर अटैक या फिर फ्रॉड भी हो सकता है। तो अब हमने ईवीएम के बारे में जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज और पढ़नी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र देखने को मिल जाएगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इसको इंक्लूड किया गया जिससे हम कंडक्ट कर सकें, रेगुलेट कर सकें इलेक्शंस को अपनी कंट्री में। आर्टिकल 3 to 4 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जिक्र देखने को मिलेगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर प्रोवाइड करा सकता है किस चीज की, सुपरिंटेंडेंट्स की, डायरेक्शंस की, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्स की, स्टेट लेजिस्लेचर की, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये सब कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इलेक्शन कमीशन बेसिकली एक ऑल इंडिया बॉडी है इन द सेंस दैट इट इज इन कॉमन। ये कॉमन बॉडी देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। मतलब क्या है कि दोनों के जो इलेक्शन है वो यही कराती है। बॉडी को एडमिनिस्टर्स किया गया इलेक्शंस टू लोकसभा के इलेक्शन ये कराई जी, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी यही कराएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑपरेट्स किया गया और उसको अथॉरिटी दी कॉन्स्टिट्यूशन की पर आर्टिकल 3 to 4 एंड सब्सिक्वेंटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन पीपल एक्ट। कमीशन को पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू एक्ट इन अप्रोप्रिएट मैनर, वो अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर काम करें when the जब लॉ को बनाया जाए, insufficient provisions to deal with the given situation in the conduction ऑफ इलेक्शंस बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन। ये कुछ फ्यू इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है जिसका जो कि आपको इसके काम में ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी।
ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम देखने को मिलेगा इसके काम में। कुछ ही इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर ऐसे, जैसे कि कंट्रीज का हायर जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये भी एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कमीशंस को स्टेब्लिश किया गया था 1950 में, और ओरिजिनली ओनली इसके पास क्या था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, फिर दो एडिशनल कमिश्नर्स लाए गए, अपॉइंट किए गए कमीशन के द्वारा, फर्स्ट टाइम 16 अक्टूबर 1989 में। तो आपको ये जरूर याद करना है कि पहले तो इसके अंदर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में इसके अंदर दो और एडिशनल कमिश्नर्स को ऐड किया गया ऑन द ईवे ऑफ जब 1989 के जनरल इलेक्शन होने थे। और बट उनको उनका जो उस टाइम पे टेनर था बहुत शॉर्ट देखने को मिला था, और इसको एंड भी कर दिया गया था 1 जनवरी 1990 में। तो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, जिसको अडॉप्ट किया गया ऑन 1 जनवरी 1990, जिसको टर्न किया गया कमीशन इनटू एन मल्टी मेंबर बॉडी, फिर इसको इसका नाम दे दिया गया ए 3 मेंबर कमीशन। इसको ऑपरेशन में लाया गया और उसका डिसीजन लिया गया बाय द कमीशन आर मेड बाय द मेजोरिटी वोट के द्वारा। कमीशन सर्व करता है, इसका सेक्रेटरीट आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसके टेनर की बात करें तो टेनर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोस्क्राइब नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब इसका प्रोविजन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ की बात करें, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 में इसका जिक्र देखने को मिल जाएगा इनके टेनर का। इलेक्शन कमिश्नर और बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर वो होल्ड करते हैं ऑफिस को एट द टर्म ऑफ 6 ईयर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए फ्रॉम द डेट ऑन विच उसको ऑफिस में जब वो आया है, तो उसके 65 साल या फिर उसके 6 महीने, 6 साल, 65 साल या फिर 6 साल, मतलब 65 साल की एज हो जाए और 6 साल उसका पूरा टर्म हो जाए। अब इसको ऑफिस से रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को can be represented removed from their office in a manner similar to removal of a judge of the Supreme Court। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को रिमूव किया जाता है, तो उस तरीके से क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कैसे रिमूव किया जाता है, तो ये आपका प्रोविजन पूरा देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 124 के सब क्लोज, किसमें देखने को मिलेगा, 4 के अंदर। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है, तो एक तो पहले प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन लेना होता है, फिर 2/3 से दोनों हाउसेस की मेजोरिटी लेनी पड़ती है। सेम सेशन के अंदर दोनों हाउसेस से मेजोरिटी लेनी पड़ती है, लोकसभा से भी राज्यसभा के से भी। फिर उनको देखा जाता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर प्रूव्ड इनकैपेसिटी तो नहीं है, मतलब उनकी मिसबिहेवियर और कैपेसिटी में थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं है, वो प्रूव्ड हो जाती है, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसके भी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को रिमूव किया जाता है, और इस तरीके से ही इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। फिर एक रिजोल्यूशन को पास किया जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में, राज्यसभा में, ऑन द ग्राउंड ऑफ एन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया। अदर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कभी भी इम्पीच नहीं किया जा सकता इंडिया के अंदर, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो अब हमने इन दोनों के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसके राइट में दिया गया है, इस आर्टिकल को सिर्फ हमें रीड करना है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आरटीपीसीआर के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आरटीपीसीआर की बात करें तो अभी क्या कहा है कि स्टेटमेंट आया कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेनी होगी उन पर्सन्स को, उन ट्रैवलर्स को जो 5 एशियन कंट्रीज से इंडिया में आएंगे। अभी कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर चाइना से, हांगकांग से, सिंगापुर से, मलेशिया से, इन सब से क्या कहा था कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आप इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। तो अभी भी यही कहा है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो मैन किसके अंदर आएगा, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड के अंदर से इंडिया के अंदर आएगा किसी भी पर्पज से। तो अब हमने इस आर्टिकल को भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल को भी हमें हमें क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इमरजेंसी इमरजेंसी लैंडिंग रनवे फैसिलिटेड टेस्टेड सक्सेसफुली, मतलब अभी एक इमरजेंसी रनवे को बनाया गया है और उसकी टेस्ट भी उसको सक्सेसफुली कर दिया गया है। तो 4 एयरफोर्स एयरक्राफ्ट सुकोल एंड तेजस कॉम्बैट जेट्स एंड 1 AN-32
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थर्सडे के अंदर कुछ हाइट पे से अबाउट 5 मीटर्स ऑन द 4.1 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग रनवे के अंदर उसको उनको लैंड किया गया है ऑन द नेशनल हाईवे 16 के पास एट पिचोई विलेज इन एन भाटला डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये सब कहाँ पर हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। हाउएवर द एयरक्राफ्ट डिड नॉट लैंड ऑन द हाईवे। तो एयरक्राफ्ट कहाँ पर नहीं उतरे? हाईवे पर नहीं उतरे, जबकि वो रन पे वे पे उतरे। तो ये सब काम कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है कि ये सब काम आंध्र प्रदेश में हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, बेसिकली जो एडिटोरियल है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस एडिटोरियल में हमें क्या बेसिकली पढ़ना है? इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन। तो फ्रेंडली नेबर्स की बात करें, तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया को बूस्ट करने चाहिए अपने टाइज मालदीव्स के साथ, जिससे विदाउट टेकिंग साइड्स इन इट्स पॉलिसीज पॉलिटिक्स। मतलब वो अपनी पॉलिटिक्स में उनकी साइड ना ले, जबकि इंडिया को टाइज अच्छे रखने चाहिए अपने मालदीव्स के साथ। क्योंकि मालदीव्स बेसिकली एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी इंडियन ओशन के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन वैसे काफी दिनों से काफी अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो इस आर्टिकल में पहले क्या देख लेते हैं इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन की बात करें तो एक नेबरिंग कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं मैरीटाइम बॉर्डर। रिलेशंस को फ्रेंडली क्लोज स्ट्रेटेजिक में देखा जाए इकोनॉमिक्स के द्वारा, और मिलिट्री कोऑपरेशन भी इनमें अच्छा देखने को मिला है। इंडिया कंटिन्यूअस टू कंट्रीब्यूट मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑन द आइलैंड नेशन। मतलब इंडिया क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो सिक्योरिटी बनी रहे मालदीव्स के अंदर उसको लेकर। हिस्ट्री में देखें तो मालदीव्स लोकेट होता है किसके अंदर? साउथ ऑफ इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड में इन द इंडियन ओशियन। बोथ नेशंस स्टेब्लिश करते हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिपेंडेंस ऑफ मालदीव्स के बाद फ्रॉम ब्रिटिश रूल 1966 से। मतलब मालदीव्स कब आजाद हुआ था? 1966 से। और किससे? ब्रिटिश से। इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट नेशन है जिसने रिकॉग्नाइज किया मालदीव्स को एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री। सिंस देन इंडिया और मालदीव्स ने डेवलप करे अपने क्लोज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस। इंडिया ने सपोर्ट किया है मालदीव्स को पॉलिसी ऑफ कीपिंग रीजनल इश्यूज को लेकर। स्ट्रगल जो हो रहा है उसका अवे फ्रॉम इटसेल्फ एंड द लेटर हैज सीन फ्रेंडशिप देखने को मिली है इंडिया की ज्यादातर कौन कौन सी कंट्री के साथ, जो कंट्रोल बैलेंस करा है इनको श्रीलंका, जो अप्रोक्सीमेटली टू द आइलैंड नेशन है और लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी देखने को मिलेगा इंडिया का और मालदीव्स का भी। बायलैटरल ट्रेटीज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो 1979 में मैरीटाइम ट्रेटी हुई थी। दिसंबर 1976 में इंडिया और मालदीव्स ने एक साइन करी मैरीटाइम्स बाउंड्री ट्रेटी, जिससे वो एग्री हुए मैरीटाइम बाउंड्रीज पर। ट्रेटी एक्सप्लिसिटली प्लेसेस करती है मिनिकोय ऑन द इंडियन साइड ऑफ बाउंड्री। इंडिया और मालदीव्स ऑफिशियली एंड एमिकेबली डिसाइड करते हैं अपने मैरीटाइम बाउंड्री 1976 में। अब बात करें उनके 1988 की कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट की, तो 1981 में इंडिया और मालदीव्स ने साइन करा था अपना कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स को। बोथ नेशन ने फाउंडिंग मेंबर देखने को मिलेंगे आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क के, जिसके अंदर आपको 8 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। जिसकी अगर ट्रिक भी आपको पता हो तो ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। उसकी उसकी ट्रिक है एमबीबीएस पेन से आप उसको याद कर सकते हैं। साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन और सिग्नेटरीज देखने को मिलेंगे दोनों साउथ एशिया के। साउथ एशिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया और मालदीव्स लीडर्स हैव मेंटेन्स हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स बनाया है, कंसल्टेशन करा है रीजनल इश्यूज पे। कमर्शियल रिलेशन की बात करें तो जब ऑपरेशन कैक्टस सक्सेस हुआ था इन द रिलेशन ऑफ बिटवीन इंडिया और मालदीव्स, उन्होंने एक्सपेंड किया थे अपने सिग्निफिकेंटली। तो इंडिया ने प्रोवाइड करा था एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एड किसको? मालदीव्स को। और पार्टिसिपेट किया था बायलैटरल प्रोग्राम में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ टेलीकम्युनिकेशन लेबर रिसोर्सेज। इंडिया ने स्टेब्लिश किया था इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल माली के अंदर, जो आपको मालदीव्स की कैपिटल देखने को मिलेगी। जो एक्सपेंड किया था इंडिया ने अपना टेलीकम्युनिकेशंस एंड एयर लिंक्स, इंक्रीज स्कॉलरशिप्स मालदीवियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई थी इंडिया के अंदर। वाई इंडिया एक्सपोर्ट टू मालदीव्स ड्यूरिंग 2006 से बात करें तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है मालदीव्स के साथ वो 384 करोड़ का देखने को मिलेगा। इम्पोर्ट्स थोड़ा कम देखने को मिला है, वर्थ लेस देन 6 करोड़ का हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है more than US $500 million aid to economic expansion of Maldives। इंडिया और मालदीव्स ने अनाउंस किए हैं अपने प्लान्स टू जॉइंटली वर्क करेंगे, मतलब साथ साथ काम करेंगे फिशरीज सेक्टर्स पर और ट्यूनर प्रोसेसिंग पे।
इंडिया मालदीव्स के अगर रिलेशन की बात करें तो आपको पूरा चार्ट देखने को मिलेगा, और कितना कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ है इंडिया मालदीव से वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो 2015 की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो 225.82 बिलियन देखने को मिला था, और इंडिया का इंपोर्ट कितना देखने को मिला था, और 228.82 देखने को मिला था। और 2020 की बात करें तो 52.83 देखने को मिला एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट 52.68 देखने को मिला है। सिर्फ ये 2020 जनवरी और फरवरी का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, और अभी डाटा 2022 का आया नहीं। तो हमने इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली 14 पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में क्या बताया, इस आर्टिकल में बताया है जो आरटीआई रिस्पॉन्सिवनेस है वो तमिलनाडु में बहुत कम देखने को मिली है। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब गवर्नमेंट से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी जो परफॉर्मिंग है वो बहुत कम देखने को मिली है तमिलनाडु के अंदर। मतलब 14 पॉइंट सिर्फ देखने को मिले हैं। 14% गवर्नमेंट जो है वो लोगों के जो क्वेरीज है गवर्नमेंट को लेकर उनका आंसर देती है। तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमीशन ने फर्निश किया है ओनली 14% ऑफ द डिटेल्स आउट। महाराष्ट्र को सेकंड नंबर आया है जो 23% डाटा को शेयर करता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने तमिलनाडु के वर्स्ट परफॉर्मिंग दी है रिस्पॉन्सिवनेस अंडर द आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें 14% सिर्फ उसका शेयर आया। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है आरटीआई के अंदर। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है आरटीआई के बारे में, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरटीआई की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का देखने को मिलेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स के रूल्स और प्रोसीजर्स को इसके अंदर रिगार्ड किया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सिटीजन्स के पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब अधिकार देखने को मिलेगा। इसको रिप्लेस किया गया था पहले, इससे पहले एक एक्ट था 2002 का, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अंडर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट से और स्टेट से जो रिक्वायर्ड टू रिप्लाई, उसको रिप्लाई करे विद इन 30 डेज। मतलब 30 दिन का इसका पीरियड देखने को मिलेगा। विद इन 30 डेज गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स ही करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मैटर इन्वॉल्विंग, अगर पेटिशनर लाइफ है और लिबर्टी है, इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में फिर देनी पड़ेगी। एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो कंप्यूटराइज करे देयर रिकॉर्ड्स फॉर वाइड डिसेमिनेशन एंड टू प्रोएक्टिवली publics certain categories of information so that citizens need minimum resource to request for information formally। आरटीआई बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जून 2005 में, और ये फोर्स में कब से आया, 12 अक्टूबर 2005 में। एवरी डे ऑन एवरेज अगर बात करें तो 4800 आरटीआई फाइल होती है इंडिया के अंदर। और फर्स्ट 10 years ऑफ कमिटमेंट ऑफ एक्ट में कितनी एप्लीकेशन फाइल की गई थी, 175 को फाइल किया गया था, फिल्ड किया गया था। अल्दो राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। इस ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a) देखने को मिलेगा। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ऑथराइज करता है अंडर आरटीआई एक्ट 2005 आर कॉल्ड पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी इन द पब्लिक अथॉरिटी परफॉर्म quasi judicial functions of deciding on the application and appeal act respectively। एक्ट को इनेक्ट किया गया है इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट करे फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। सिंस आरटीआई implicit in the right to freedom of an space speech and expression under article 19 of Indian constitution, it is implied, ये implied होता है फंडामेंटल राइट्स पर। अब हमने आरटीआई के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो गाइस आज ये आर्टिकल थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो में और क्या क्या ऐड हो सकता है, पीवाईक्यू ऐड हो सकते हैं या और भी कुछ ऐड हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस ऐड हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।